जी, लोकल विंड, लोकल हॉट विंड को बोलते हैं लू। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। चंडीगढ़ में मस्त मौसम हो रहा है। छोटा कूलर, छोटा कूलर इस गर्मी में कुछ नहीं कर रहा है, एसी लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। तो हमारा कारवां अब जो है वो फिनिशिंग लाइन पे आ गया है। ऑडिटिंग स्टार्ट होने का मतलब है फिनिशिंग लाइन पे है, और 2-3 दिन में सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, कम करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो जब हम कंप्लीशन पे हैं और हम रिवीजन पे आएंगे, कल से कोई सेक्शनल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ह्यूमिडिटी बहुत है। दिल्ली का वेदर भी सही है इस बार। उत्तराखंड शिफ्ट हो जाऊं? उत्तराखंड शिफ्ट हो जाऊंगा तो भाई चलो हो जाएंगे शिफ्ट, टिकट विकेट तो दिलवा ही दोगे आप, है ना। फिर क्या दिक्कत है, जीने को और क्या चाहिए। वो कौन सा गाना है, जीने को और क्या चाहिए। करंट अफेयर की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो करंट अफेयर हम लोग जब करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो हम देखते हैं किसको, ऑडिटिंग को। तो ऑडिटिंग देखिए होती क्या है, क्या होती है ऑडिटिंग, बताइए आपको क्या लगता है ऑडिटिंग होती क्या है। व्हाट इज ऑडिटिंग। आपके हिसाब से ऑडिटिंग क्या है। वाह वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स गिविंग यू रियली, रियल दुख दर्द पीड़ा। 1% आइडिया नहीं है इसका, क्यों भाई। व्हाट इज ऑडिटिंग, आपने सुना नहीं कभी ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटर आया है, ऑडिटिंग चल रही है, आपके पेरेंट्स या कोई भी जो लोग होंगे वो एकदम बहुत तेजी से जाते होंगे, कह रहे आज ऑडिटिंग है, ऑडिटर आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं सुना आपने। ऐसा कुछ नहीं सुना है। किसी ने तो सुना होगा भाई, कुछ तो पता होगा, बताओ क्या होती है ऑडिटिंग। व्हाट इज ऑडिटिंग। किसी ने तो सुना होगा। क्या होती है।
स्लाइड पढ़ के पता लग रहा है। ऑडिटर नाम की एक पोस्ट होती है, वो नहीं पता क्या आपको? चेकिंग एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंट, फाइनल इंस्पेक्शन। क्या सही गलत चल रहा है? देखो, एक तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उससे आप फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हो, और वो जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो वो सब सही है कि नहीं है। अच्छा, कमेंट आपका यहां से ऊपर निकल गया होगा। इंस्पेक्शन करना, बिल्कुल ठीक है, इंस्पेक्शन करना। वी कैन क्रॉस वेरीफाई ऑल द एरर्स एंड माल प्रैक्टिसेस, है ना? क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, ऑडिटिंग होती क्या है? बेसिकली चेक करना, बैक चेक है। ठीक है, ऑडिटिंग बेसिकली क्या है? बैक चेक है। बैक चेक है, ये वाला चेक नहीं है, ये वाला चेक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? अकाउंट बुक्स को चेक करता है ऑडिटर, कोई मैनिपुलेशन या गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मैनिपुलेशन या गड़बड़ को चेक करता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, स्टेटरी ऑडिटिंग। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेसिकली ऑडिटिंग में, क्या होता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं ऑडिटिंग होती क्या है। ऑडिटिंग को आप सिंपल समझो तो ये क्या, चेक करना है। ठीक है, चेक करना है। अब ये चेक कई तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, टैक्स अथॉरिटीज है। ठीक है, कोई भी चेक करने आ सकता है आपको। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इंटरनल, एक्सटर्नल, टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, कोई भी चेक करने यहां पे आ सकता है। ठीक है, क्लास को हो गए 15 मिनट। तो क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, कैसे चेक करता है वो? ठीक है, तो ऐसा कोई ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसमें पता होना ही चाहिए सब कुछ तभी आप कर पाओगे। अगर आप नॉर्मली भी सोचोगे कि भाई ऑडिटिंग में क्या होगा, चेक ही तो करेगा कोई, है ना? तो चेक किस तरह से करेगा कि आपकी सारी बुक्स देखेगा, वो फाइनेंशियल बुक्स देखेगा सब सही है कि नहीं है। ठीक है, और आपका जो तरीका है अकाउंटिंग का वो सही तो नहीं है। ये तो अकाउंटिंग की बात आ गई, मान लो उसको कुछ और चेक करना है। ठीक है, कि आप सैलरी जो देते हो कैसे देते हो, कुछ भी चेक कर सकता है वो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि उसको यही चेक करना है। ठीक है, कुछ भी वो चेक कर सकता है। धूप इतनी हो रही है कि हर जगह से धूप ही दिखाई दे रही है, पंखे से लू चल रही है। तो ऑडिटिंग में बेसिकली आप देखोगे तो क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इंटरनल चेक आएगा। ठीक है, इंटरनल चेक,
इंटरनल चेक किस तरह से है, फिर इंटरनल चेक है तो इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, फिर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट है, उसके बाद में वेरिफिकेशन कर सकते हो आप फिक्स्ड असेट का, और उसके बाद में डेप्रिसिएशन, रिजर्व, प्रोविजन, सब चीज की ऑडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, राइट्स क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज क्या होनी चाहिए ऑडिटर की, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, कैसे करता है। कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बस टेक्निकल टर्म्स अगर आती हैं तो टेक्निकल टर्म्स आपको बतानी है, बाकी तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, विजिबल नहीं था, ओके, ठीक है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। ये स्लाइड तो दिख रही है आपको, ठीक है, ये स्लाइड तो दिख रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरनल चेक से, ठीक है। अब इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? इंटरनल चेक refers to allocation of duties to the employees in an organization in such a way that the work of one person is automatically and independently checked by other person, ठीक है। इंटरनल है, अभी बात बाहर नहीं गई है। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब क्या है? बात अभी बाहर नहीं गई है, बात अभी अंदर ही है, अपने ही बीच में है। तो अपने ही बीच में होने का मतलब क्या है? अपने बीच में बात होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहां किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, और एक बच्चा दूसरे बच्चे को चेक कर रहा है और वो बता रहा है कि भाई ये गलती है। ओएसडब्ल्यू से बात बाहर नहीं गई, बिल्कुल अपने तक बात है, तो वो इंटरनल चेक है, ठीक है। अपने तक बात है तो वो क्या है? इंटरनल चेक है। और अगर बात बाहर चली गई है तो फिर एक्सटर्नल कोई चेक करना आएगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, विद इन अ प्रेमाइसेस है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने का मतलब क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी की चेक कर रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट अलग होती है, इंटरनल चेक अलग होता है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, एलआईसी है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बड़े लेवल पर चलता है, तो उसमें उन्हीं के लोगों को ऑडिटर बना देते हैं वो, ठीक है। उन्हीं के लोग क्या करते हैं? ऑडिटर बना देते हैं, वही लोग ऑडिटर बन के आएंगे, वही लोग चेकिंग करेंगे। तो ये क्या हो गई? इंटरनल ऑडिट। ऑडिट तो हो रही है, वो ऑडिट हो रही है, लेकिन क्या है? इंटरनल ऑडिट है, ऑडिट है वो। यानी उसमें अगर आपको कुछ मिसमैच भी मिलेगा तो बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कोई तो वेब सीरीज देखी होगी ऐसी, हर्षद मेहता देखी है, ठीक है, या फिर गुरु देखी है, ठीक है, गुरु जो मूवी आई थी, या फिर बिग बुल आई थी। कोई सी भी ऐसी मूवी देखी है जिसमें चेक करने पे बहुत सारी खामियां मिली थी? कोई वेब सीरीज देखी है ऐसी? ऐसी कोई वेब सीरीज देखी है? बिग बुल देखी है? कोई सी वेब सीरीज नहीं देखती? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी है या नहीं है जब पता लगता है। वो वेब सीरीज वगैरह, फिल्में वगैरह देखा करो यार, इनमें बहुत कुछ आता है, काम की चीजें होती हैं। जब खाली टाइम मिले तो देखा करो, दुनियादारी समझ आएगी आपको, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो होती है,
तो देखिए, तो ऑडिटिंग चालू होती है, सबसे पहले इंटरनल ऑडिटिंग चालू होती है। इंटरनल ऑडिटिंग में पता लगता है कि भाई इसने ये हेर फेर कर रहा है, फिर वो बाहर चली जाती है। ठीक है, जब एक्सटर्नल हो जाती है, अगर इंटरनल लेवल में मामला नहीं सुलझता, जैसे हर्षद मेहता देखी होगी, तो पहले एसबीआई को अंदर अंदर पता पड़ता है। सूट्स है, बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनमें इस तरह का होता है। तो जब अंदर अंदर पता पड़ता है, एसबीआई अपने लेवल पर जब नहीं संभाल पाती है और बाहर से आती है, तब तक तो एसबीआई अपने आपको क्लीन चिट देती है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हर्षद मेहता से हमारी कोई साठगांठ नहीं, और हमने जो किया है वो नियमों के दायरे में किया है। लेकिन जब बाहर से आती है, सीबीआई की ऑडिट आ रही है, किसी और कंपनी की, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट आ रही है, तो फिर उस टाइम पे एसबीआई कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, और उसको अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉय को भी बर्खास्त करना पड़ता है, और हर्षद मेहता भी पकड़ में आता है। ठीक है, तो आईएएस और लॉकडाउन पे रेड एक देखी होगी, तो रेड वगैरह अलग है। ठीक है, वो ऑडिट का ही पार्ट है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, 2 जुलाई के बाद देखोगे। ओके, है कि पहले इंटरनल होती है, फिर बाहर निकल जाती है। इंटरनल में अगर सुलझ गए, क्योंकि आप ही के में लोग हैं, आप ही का मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर चली गई चीज, ठीक है, तो दिक्कत है। जैसे एक एग्जांपल हुआ, जब मैं बैंक में था, वेब सीरीज का नाम मैं बता रहा हूं ना, हर्षद मेहता देखो, बिग बुल देखो, गुरु है, बहुत सारी हैं जिनमें आपको ऑडिटिंग का पता लगेगा। लेकिन पेपर तो दे ही लोगे, फिर ऑडिटिंग का पता लगेगा क्या करोगे, मनोरंजन के लिए देखना। जैसे जब मैं बैंक में था, तो एक लेडी क्या करती थी, उसका सब जगह से, आज देख लेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगा। एक लेडी क्या करती थी कि एफडी, बैंक में क्या करती थी वो, कि एफडी जो होती है, तो एफडी से ना, वो हर एक एफडी से 5-5, 10-10 रुपए निकाल के, क्योंकि एफडी जो करवाने आते हैं, या तो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, या फिर एजेड होते हैं, या फिर जो अगर पढ़े लिखे भी हैं, तो किसका इतना इंटरेस्ट है कि, मतलब इंटरेस्ट पर्टिकुलरली वो कैलकुलेट करेगा कि 10 रुपए ही हो रहा है, 4,000 10 रुपए ही हो रहा है, या 12 रुपए हो रहा है, कौन इतना देखता है। ठीक है, तो उसको है ना काफी, हाँ, निकाल लेती थी। उसको काफी टाइम हो गया था उस ब्रांच में, क्लेरिकल लेवल पे काफी टाइम हो जाता है, एक ही ब्रांच में रहने देते हैं बैंक वाले। तो हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि वो बात जो थी, वो इंटरनल ऑडिटिंग में नहीं पकड़ी गई। इंटरनल ऑडिटिंग में बहुत सारी चीजें नहीं पकड़ी जाती हैं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसी बैंक के अकाउंट थे। तो जो एफडी के अकाउंट में होना चाहिए था, जो किसी और बंदे के अकाउंट में होना चाहिए था, वो उसी अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में डाल रही थी। उसका अकाउंट भी उसी बैंक में था, उसी ब्रांच में था। तो ब्रांच के अकाउंट मैनेज थे, ठीक है, ब्रांच के अकाउंट मैनेज थे। क्यों मैनेज थे? क्योंकि इधर से चीज निकल के उधर जा रही है, एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो मैनेज थे। हाँ, उसकी डेथ के बाद पता चला था। तो वही मैं कह रहा हूं कि ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग में नहीं पता लगी वो बात, एक्सटर्नल ऑडिटिंग में कैसे पता लगी? एक्सटर्नल ऑडिटिंग में देखा गया, और बारीकी से ऑडिटिंग की गई कि भाई ये जो पैसा है एफडी का, ये जा कहां रहा है, सारा पैसा एक ही अकाउंट में क्यों जा रहा है, ठीक है, सारा पैसा एक ही अकाउंट में क्यों जा रहा है। तब देखा कि वो किसके अकाउंट में जा रहा है, तब पता लगा कि ये तो चली भी गई यहां से, और काम भी हो गया, देखा तो करोड़ों का गोलमाल वो कर चुकी थी। तो इसलिए ऑडिटिंग जरूरी होती है, ठीक है, इसलिए हर जगह ऑडिटिंग होती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिटिंग आता है, और इंटरनल ऑडिटिंग के भी पहले इंटरनल चेक। ठीक है, तो इंटरनल चेक हम सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इंटरनल चेक देख रहे हैं। क्लियर है? तो इंटरनल चेक में क्या है, देखो, इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक आदमी दूसरे का करता है, इंडिपेंडेंटली चेक बाय द अदर पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, बिगिनिंग से लेके एंड तक अदर पर्सन देख रहा है, आपने जो क्या किया है वो देख रहा है। डिनोट सच एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज अमंग द स्टाफ दैट द वर्क परफॉर्म बाय वन इंडिविजुअल is independently checked by another in the routine course such that the errors, frauds are prevented or discovered. Under the system of internal check, care is taken to ensure that no one person handles a transaction completely from beginning to end, and the work of every person is the ordinary course checked by another person. तो इंटरनल चेक के लिए हम क्या करते हैं कि एक आदमी जो है वो एक काम करेगा, दूसरा आदमी उसका नेक्स्ट काम करेगा, और वो जो दूसरा आदमी वो पहले आदमी का काम चेक करेगा, देन अगेन जब थर्ड स्टेप पे जाएगा तो कोई और आदमी उस काम को करेगा और पिछले दोनों कामों को चेक करेगा। तो इंटरनल चेक का प्रोसेस है कि कहीं भी कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इंटरनल चेक का प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि कहीं भी कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये जो बंदा है, इसने काम सही किया, इसको चेक करने के लिए दूसरा बैठा है, दूसरे को चेक करने के लिए तीसरा बैठा है, हर एक काम दूसरा बंदा कर रहा है, प्लस
हर एक काम दूसरा बंदा कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है कि जो कर रहा है नया बंदा वो पिछले वाले को चेक भी कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको कैसे ऑडिटिंग हो रही है कि जो कैलकुलेशन है, जो भी चीज है, इंटरनल चेक के लिए हमने क्या कर रखा है कि एक आदमी का काम दूसरा देखेगा, वो खुद नहीं देखेगा, फिर वो तीसरे का देखेगा। ठीक है, तो हर एक का काम दूसरा देख रहा है, प्लस स्टेप बाय स्टेप लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरनल चेकिंग हो रही है। इंटरनल चेकिंग में क्या क्या ध्यान रखना होता है, देखिए इंटरनल चेक में देखिए क्या क्या ध्यान रखना होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है इंटरनल चेक सिस्टम। विजिबल है इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। काम का बंटवारा आपको इस तरीके से करना चाहिए, काम का बंटवारा आपको इस तरीके से करना चाहिए कि दिक्कत ना आए। इंटरनल चेक है, ठीक है, ये फुल जूम है, फुल जूम है ये, इससे ज्यादा जूम होगा नहीं, मना कर दिया इसने कि तुम मेरी जान ले लो पर मैं जूम नहीं होऊंगा। अब कुछ भी कर दो तुम, मैं अब जूम नहीं होऊंगा। बहुत सुबह से तुमने अत्याचार कर लिया मेरे ऊपर। तो पहला क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी पड़ती है। पहला, वर्क अलोकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करोगे। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ती है। थर्ड क्या है, ऑटोमेटिक चेक। ऑटोमेटिक चेक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि एक आदमी का काम दूसरा कर रहा है। ठीक है, गंदा बच्चा है। ठीक है, एक आदमी का काम दूसरा चेक कर रहा है, तो ऑटोमेटिक चेक। उसके बाद रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का रोटेशन भी चल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय का रोटेशन चल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारे काम कर रहा है, तो रोटेशन भी इनका चल रहा है। फिफ्थ है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद है प्रॉपर सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपने बढ़िया रखा हुआ है। इसके बाद है पीरियडिकल रिव्यू, ठीक है, टाइम टाइम पे आप रिव्यू कर रहे हो। उसके बाद लास्ट है यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो आप, सब कुछ हाथों से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या क्या हो रहा है इंटरनल चेक में, डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटिक चेक है, रोटेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, पीरियडिकल रिव्यू और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज है। जब इतने सारे काम आप करोगे तो क्या होगा, बढ़िया होगा जो होगा। ठीक है, तो किसने क्या डेफिनेशन दी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला इंटरनल चेक को। इंटरनल चेक क्या है, एक अरेंजमेंट है। इंटरनल चेक एक अरेंजमेंट है of accounting routine that errors and frauds are automatically prevented or discovered by the very operation of bookkeeping itself। bookkeeping करते करते ही, नॉर्मल चीज करते करते ही आपका क्या हो जाता है, इंटरनल चेक हो जाता है। एफआरएम डेपुला ने क्या कहा है, इन इंटरनल चेक मींस प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरिड ऑन बाय स्टाफ इटसेल्फ बाय मींस ऑफ व्हिच द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय द अदर मेंबर ऑफ द स्टाफ। ठीक है, नहीं डेफिनेशन नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमें ऑडिटिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता लगे, आपको समझ में आए कि क्या चीज है, इसलिए बस पढ़ रहा हूं। बाकी डेफिनेशन का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है यार, थ्योरी नहीं कि आपसे पूछ लेंगे कि किस चीज, किस आदमी ने इंटरनल चेक पे क्या बोला, इतनी कोई महत्व नहीं है इसका। ठीक है, तो मैं बस आपको रीड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि होती क्या है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग से पहले इंटरनल चेकिंग है, तो इंटरनल चेकिंग को ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको तुरंत ही ऑफिस के अंदर ही एक आदमी दूसरा आदमी क्या कर रहा है वो सब पता लग जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, a system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of the transaction so that without collision between two or more person fraud is prevented and at the same time the possibilities of error are reduced to minimum। जब लोग एक दूसरे का काम चेक करते हुए चल रहे हैं तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, किसी तरह की धांधली की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि तुरंत एक आदमी का काम जो है दूसरा आदमी चेक कर रहा है। क्वेश्चन वेटेज 2 क्वेश्चन, वो भी एपीएफसी। ठीक है, 2 क्वेश्चन वो भी एपीएफसी।
ठीक है, वो भी आए तो आए, नहीं तो अकाउंटिंग से आ गए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल चीजें समझनी है। और अच्छी बात है अगर ये दो क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं, ज्यादा टफ पूछने की गुंजाइश नहीं है, ज्यादा बड़ा स्कोप नहीं है यूपीएससी के एग्जामिनर के पास में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो यहां से अगर हम लेके निकलते हैं तो दो क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं एपीएफसी जैसे एग्जाम में, तो इसलिए अच्छी बात है। ठीक है, डिमांड, अरे डिमांड तो हर चीज की आती रहती है। स्टेटिस्टिक्स और ये दोनों एक एक दो दो नंबर के हैं, और वो भी उसी टाइप से हैं कि आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। रीजनिंग, ज्योग्राफी, ऑडिटिंग और स्टेटिस्टिक्स, इन सबका यही हाल है, आए तो आए, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल चेकिंग आपने देख लिया क्या होता है, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये जो 8 पॉइंट लिखे हैं इनको देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क होगा, यानी हर आदमी जो है अपना काम डिवाइड करके चल रहा है। नो सिंगल पर्सन इज अलाउड टू वर्क द परफॉर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक ही आदमी अलाउड नहीं है, एक ही आदमी अलाउड नहीं है कि वो पूरा काम कर ले। ठीक है, एक ही आदमी पूरा काम करेगा, कोई अलाउड नहीं है, सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम मिलेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी की फिक्स कर देंगे कि भाई ये काम तुमको करना है। ऑटोमेटिक चेक, वर्क अलोकेटेड टू स्टाफ शुड बी इन सच अ वे, जो आप काम दोगे उनको वो उस तरीके से होना चाहिए कि अपने आप ही चेक वहां पे आ जाए। ठीक है, जो काम आप दोगे उनको वो इस मैनर में देना चाहिए, इस वे में देना चाहिए कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाने में अपने आप चेक हो जाएगा, बिल्कुल टीम वर्क की तरह होना चाहिए। रोटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, a good system of internal checks should provide transfer or rotation of employees from performing one work to another at frequent intervals। ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे काम जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक का मामला क्लियर है, एकदम आराम से समझ आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो करना है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो तो फिर दिक्कत कोई आएगी नहीं, इंटरनल चेक अपने आप पास होता जाएगा। प्रॉपर सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर रखो। ठीक है, वाउचर, कोरस्पॉन्डेंस सब रखो, तो कोई दिक्कत नहीं। पीरियडिकल रिव्यू, टाइम टाइम पे रिव्यू करते रहो। ठीक है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज करते रहो, जैसे कैलकुलेटिंग मशीन है, पर्सनल कंप्यूटर, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक्स है, बुक कीपिंग मशीन है, ये सब यूज करते रहो, तो फिर दिक्कत क्यों आएगी। ठीक है, तो देखो इंटरनल चेक में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल शोरूम में, एक टेक्सटाइल शोरूम है, उसमें आपको इंटरनल चेकिंग दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो टेक्सटाइल का जो है उसमें एक आपको इंटरनल, इजी है ना, तो ऐसा ही है ये। ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत आएंगी, वो याद करनी है, उनसे क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो ऑडिटिंग कैसे की जाती है, इंटरनल कौन होता है, एक्सटर्नल कौन होता है, कैसे क्या होता है, क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, पिछले ऐसे ही एक दो क्वेश्चन इससे सिंपल सिंपल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा
हाइप यूपीएससी भी क्या करेगी, एपीएफसी के एग्जाम में देखो उसके पास लिमिट है। एपीएफसी के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि वो सीएससी जैसा कुछ कर सकती है लेकिन लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, लेबर लॉ है, इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, इन चीजों के बारे में उसके एग्जामिनर को ही नहीं पता खुद को कि ये क्या है, क्यों डले हैं। बस बोल दिया पेपर बनाना बना रहे हैं, तो इसलिए इस चीज में उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, समझो आप। और स्पेशल में आपने इतना परफॉर्म कर लिया, इतना आपने नंबर निकाल लिए कि आपका जो कोर पार्ट है वहां से आपको बेसिक बेसिक 60-70% निकालना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं है या उस पर नहीं रहे हैं, उनको ज्यादा फोकस स्पेशल पे करना है। वही मैं कह रहा हूं ना, वो आपके साथ जो कर सकती है वो कोर सब्जेक्ट में कर सकती है, इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो जिनका नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड है वो स्पेशल पे इतनी कमांड कर लो कि स्पेशल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इतना आपको पढ़ा दिया है ओएसडब्ल्यू वालों से, तो मैं बोल ही सकता हूँ कि स्पेशल में जितना आ सकता है, जो आ सकता है, सब पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरे पूरे गजट आपको पढ़ा दिए हैं, पूरी पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा दी है, तो कोई जगह बचती नहीं जहां से आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने स्पेशल पूरा कर लिया है और वहां से स्पेशल से आपका गजट के अलावा और बताओ कहां से ऊपर से लाएगा क्वेश्चन। ठीक है, गजट के अलावा कहां पहुंच जाएगा, एनसीईआरटी के अलावा कहां पहुंच जाएगा। तो जो मैक्सिमम चीज है वो आप पढ़ चुके हो। अब अगर आप ये कर लेते हो, हमने हमारा काम कर दिया मतलब स्पेशल में, अगर आप अब ये कर लेते हो कि पढ़ के मुझसे कोई गलती नहीं होगी, जो मैंने पढ़ा है वहां से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, तो अगर आप पूरा ढांचा स्पेशल का कवर कर लेते हो 30-40 क्वेश्चन का, तो फिर अगले जो 70-80 क्वेश्चन है वहां से आपको बहुत ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। वहां से आपको 60-70% करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल को ऐसा बना लो कि यहां से तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए, और यहां से नंबर नहीं कटता है तो ये गारंटी हो जाती है सिलेक्शन की, क्योंकि वहां से सब लगभग एक जैसा स्कोर करते हैं। यूपीएससी के कोर बच्चे भी होंगे तो वो जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, आपसे थोड़ा अच्छा करेंगे जो यूपीएससी का नहीं है, लेकिन वो इधर रो देंगे, कोई इधर रोएगा, कोई उधर रोएगा, तो वो मिल मिला के बात बराबर हो जाती है। तो एपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सब कुछ चीजें बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनल चेक दिखा रहे हैं आपको, टेक्सटाइल शोरूम में सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहले हो रहा है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बिल, बिल बनाया जा रहा है, उसके बाद डिलीवरी सेक्शन है भाई, यहां से डिलीवरी हो रही है, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को देखोगे कि जब कोई बंदा सेलेक्ट करता है किस तरीके से करता है। ठीक है, अकाउंट्स को भी चेक करते हैं और भी किसी भी चीज को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओनली अकाउंट्स को चेक करना है, किसी को भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सेल बिल, फिर डिलीवरी सेक्शन, फिर अकाउंट्स को आप देख रहे हो। तो अभी आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव ये इंटरनल चेक क्या होता है। अब इंटरनल चेक का देखो फायदा क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, जल्दी पता लग जाएगा। आपने इंटरनल लेवल पे काम बांट रखे हैं, ठीक है, आपने इंटरनल लेवल पे काम बांट रखे हैं तो वहीं पता लग जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, एरर और फ्रॉड नहीं होंगे क्योंकि एक ही आदमी, डिपार्टमेंट का आदमी डिपार्टमेंट के ही काम चेक कर रहा है, या तो वो दोनों मिलके फ्रॉड कर लेंगे, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉड नहीं करेगा। मान लो मुझे चेक करने वाला कोई और है, ठीक है, तो मैं या तो उसी से सेटिंग कर लूं तो हम दोनों मिलके फ्रॉड करेंगे, लेकिन फिर तीसरा आ जाएगा, तो या तो सब लोग मिल जाओ तभी फ्रॉड हो सकता है, नहीं तो पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एरर या फ्रॉड जो है बहुत इनिशियल लेवल पता लग जाएगा। हर्षद मेहता की तरह सीबीआई और ये सब ईडीआई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क आप इस तरह से कर दो, प्रॉपर डिवीजन कर दो तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, सबसे पहला अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, दूसरा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर होगा, थर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क, फोर है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ है रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सब करना होगा, रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी आ जाएगी इससे। हम्म, ठीक है, क्लियर है मामला, देख पा रहे हो आप इसको।
ठीक है, पहले खुद के चेक कर ले, ये मतलब नहीं है आपने शायद लेट ज्वाइन किया। इंटरनल चेक का मतलब हम बहुत देर से समझ रहे हैं। वो तो रहेगा ही, यही तो डेडिकेशन है, यही तो सीरियसनेस है। ये कब होगा, वो कब होगा, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, अर्ली डिटेक्शन है, लो एरर्स का अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, एरर और फ्रॉड का मिनिमाइजेशन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये फायदे हो जाएंगे इंटरनल चेक के। डिवीजन ऑफ वर्क देख लिया आपने, अच्छे से करोगे तो आपका हो जाएगा अर्ली चेकिंग, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ के आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, द सिस्टम इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रोवाइड रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। एडवांटेज क्या है इंटरनल चेक के, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वर्क का, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इंक्रीज एफिशिएंसी, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज लायबिलिटी। तो आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए एडवांटेज क्या है इंटरनल चेक का, चार ऑप्शन मिले तो आप बता सकते हो। आपको बेसिकली चीज को समझना है पहले कि चीज क्या है, इंटरनल चेकिंग क्या है, इंटरनल ऑडिटिंग क्या है। जब आप चीज को समझ जाओगे एक बार कि हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आप वैसे भी आंसर दे दोगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आपको पढ़ना ही जरूरी, पॉलिटी की तरह आपको हर सेक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है तो आप वैसे भी आंसर दे दोगे, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल चेक का मतलब ये है कि काम को आप ऐसा बांट के कर दो कि ऑटोमेटिकली ही वो चेक होके चला जाए। ठीक है, क्लियर है। तो इंटरनल चेक हो गया। इंटरनल चेक में कोई दिक्कत किसी को? इसका तरीका हमने देख लिया, इसके एडवांटेज देख लिए। बिल्कुल टीम वर्क की तरह काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबिलिटीज वर्क सब बांट लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिवाइड करते हैं एम्प्लॉय। अरे ऑडिटिंग टीम अभी आई कहाँ है, ऑडिटिंग टीम टीम तक तो बात ही नहीं पहुंची है। अभी इंटरनल ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट भी नहीं हो रहा है। अभी जो अपने लोग हैं उन्हीं में एक काम दूसरे को दे दिया, एक काम दूसरे को दे दिया। ठीक है, इतना ही हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, ये फायदा है इसका। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज लायबिलिटी। और क्या है, ये एडवांटेज आपको सारे दिए हुए हैं, सारे एडवांटेज दिए हुए हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज लायबिलिटी, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, इजी एंड क्विक presentation of final accounts, facilitates the auditor, increases profitability। इजी एंड क्विक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यहां तक तो ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाता है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स कम हो जाएंगी, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय की लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन हो जाएंगी, इजी एंड क्विक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स भी सब मिलकर बना रहे एक जैसा बन जाएगा। ये दोनों बताइए, ये दोनों आपको समझ आए क्या? फैसिलिटेट्स द ऑडिटर और इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। ये ऑडिटर को कैसे फैसिलिटेट कर देगा ये प्रोसेस?
और इससे प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? ये समझ में आ रहा है? फैसिलिटेड ऑडिटर मीन्स ऑडिटर को हेल्प करेगा इंटरनल चेकिंग। जो भी कंपनी में प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, एरर नहीं होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। ऑलरेडी इतना काम हो चुका है तो ऑडिटर का काम इजी हो जाएगा, उससे प्रोसेस कम एक्सपेंडिचर होगा जिससे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नहीं, प्रॉफिटेबल होना ओनली ऑडिटर के लिहाज से नहीं है। ऊपर का जो कमेंट है वो सही है कि जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, एरर कम हो जाएगी, फ्रॉड कम हो जाएगा, धांधली नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और फैसिलिटेट ऑडिटर क्या है? जब इतना काम हो चुका है तो इतना काम ऑडिटर को करा हुआ मिलेगा कि देखो ये काम तो हम ऐसे करते हैं, ये इसने किया था, इसने देखा था, इसने किया था, इसने देखा था। ठीक है, तो ऑडिटर को देखना ही नहीं पड़ेगा, तो ऑडिटर फैसिलिटेट हो जाएगा। बिल्कुल, ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक वाली लेडी की तरह। उसका बहुत बारीक फ्रॉड था, 5-5 10-10 रुपए आप आज भी निकालोगे तो पता नहीं लगेगा। दुनिया जितनी तेज भाग रही है, आप 5-10-10 रुपए निकालोगे तो आज ही पता नहीं लगेगा। तो बहुत बारीक माइन्यूट फ्रॉड था उसका, और वहां से वो करोड़ तक उसने बना लिए। तो फैसिलिटेट द ऑडिटर व्हेन देयर इज एन इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम द स्टेचुटरी ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द सिस्टम। जब इस तरह का सिस्टम बना हुआ है तो ऑडिटर रिलाई करेगा सिस्टम के ऊपर। ही कैन अवॉइड डिटेल चेकिंग, वो सोचेगा क्या चेक करना है यार, सब कुछ तो इन्होंने इंटरनल चेक इतने बिठा रखे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट इजी लग रहा है। सब्जेक्ट सब इजी लगते हैं शुरू में, फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेबर लॉ, पॉलिटी हो, अकाउंटिंग हो, करंट अफेयर्स, कुछ भी जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अरे बाप रे, उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, सब होच पोच हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, ये कितने क्लास में होगा? डराओ मत, मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी डरा रहा हूँ। अच्छा, मैं डराता हूँ आपको? मैं तो मोटिवेट करता हूँ, मैं तो बाहुबली का डायलॉग मार रहा था पिछली क्लास में। क्या है मृत्यु, क्या है नोट सिलेक्शन। ठीक है, मैं भी तो मोटिवेट कर रहा हूँ। तो देखो, एडवांटेज सारे देख लिए। जब ऑडिटर देखेगा यार इन्होंने इतने इंटरनल चेक बिठा रखे हैं, तो मैं आया क्यों यहाँ पे? अरे हंसी इस बात पे आ रही है कि मानस बोल रहा है, मैंने बोला ना अरे बाप रे वाला जो एक्सप्रेशन दिया, तो मानस बोल रहा है कि सर मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ ये बोल के कि ये सब्जेक्ट सिंपल है, और आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे। गजब बेइज्जती। अरे किसकी गजब बेइज्जती?
अच्छा, वो वाला। गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी हियर। वो वाला। नहीं, वो ज्यादा बार मैंने मार दिया ना तो सही में दर्द होने लग जाता है मेरे, इसलिए अब मैं मारता नहीं हूँ। बस बोल देता हूँ गुड क्वेश्चन, लेकिन मारता नहीं हूँ। ठीक है। तो देखो, ऑडिटर का क्या है कि जब ऑडिटर देखेगा इतना सारा काम इन्होंने कर रखा है तो मैं इस धरती पर आया क्यों हूँ, तो वो ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, अपना काम जल्दी फिनिश कर देगा और इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल एफिशिएंसी इन इकोनॉमी ऑपरेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड अर्निंग्स। जब एफिशिएंसी बढ़ रही है, सारा काम बढ़ रहा है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ओनली फायदे हो ऐसा तो कुछ होता नहीं दुनिया में, कुछ नुकसान भी होगा। तो ये नुकसान है इसका, देखो भाई क्या नुकसान है। नुकसान मुझे लगता नहीं आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो होगा ही। ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या है, एक्सपेंसिव है। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंसिव है। 3 दिन हो गए कोर्स परचेस किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो मत ही स्टार्ट करो, आप क्या करोगे, 3 दिन आपने सोचने में निकाल दिए। अरे भाई, टाइम कहाँ है सोचने का आपको। जो देखो, दो स्ट्रेटजी होती है, एक आप शुरू कर सकते हो जो आपको मुश्किल लगते हैं उनसे, दूसरा आप शुरू कर सकते हो जो आपको आसान लगते हैं उनसे। ठीक है। तो जो आपके पहले से स्ट्रांग हैं उनको स्ट्रांग कर लो, एक स्ट्रेटजी ये भी होती है। मैं तो उनसे शुरू करता हूं जो मेरे कमजोर हैं, जिनमें मुझे दिक्कत आती है, पहले उनको स्ट्रांग करता हूं, बाद में अपने स्ट्रांग वाले करता हूं। तो दोनों में से कोई भी फॉलो करो, लेकिन टाइम मत दो। टाइम नहीं है आपके पास, एक ही चीज आपके पास नहीं है, वो है टाइम। तो फटाफट से शुरुआत करके खत्म करना है आपको, 1.5-2 की स्पीड पे लगा के। टाइम ये देखने का नहीं है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। चाहे स्ट्रांग वाले से कर दो, चाहे वीक वाले से कर दो, चाहे एक स्ट्रांग एक वीक लेके कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कर दो, स्टार्ट कर दो। मानस भैया इजी सब्जेक्ट से मोटिवेट हो रहे हैं। अब आपने भैया बोल दिया, उसका सारा डिमोटिवेशन हो जाएगा। अब वो बेचारा इतनी स्फूर्ति से बैठा था क्लास में, बताओ, सारा मोटिवेशन बिगाड़ दिया आपने उसका। क्या है यार, पढ़ने आया लड़का, आपने मोटिवेशन इसका खत्म कर दिया। तो देखो, एक्सपेंसिव होगा। सबसे पहला क्या है, एक्सपेंसिव है। द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। ये बात तो माननी पड़ेगी। क्यों है एक्सपेंसिव? लाइट गई तो क्या दिक्कत है? अच्छा, लाइट के साथ वाईफाई भी जाता होगा। तो एक्सपेंसिव क्यों है ये? जब आप बोलते हो कि टाइम कम है तो मैं बोलता हूँ बहुत टाइम है। अरे आप पढ़ रहे हो पहले से, इसलिए जो 3 दिन से सोच रहा है कि भाई मुझे कहां से स्टार्ट करूं, उसको तो बोलना पड़ेगा ना कि सोचने का टाइम नहीं है। हाँ, ज्यादा पर्सन यूज होंगे। हाँ, तो लड़कों को भैया बोल दोगे तो मोरल नहीं डाउन हो जाएगा उनका? एक बार एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मैं ये सब बोल के मैं कहाँ डरा रहा हूँ यार, मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ। 1 बजे वाईफाई बंद हो गया था, मैं किसी को नहीं डरा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ डरा रहा हूँ। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि एक बार एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, गलती लड़की की थी और लड़का गिर गया। ठीक है। और लड़का गिर के भी, क्योंकि लड़की को हो सकता है चोट लगी हो, वो भी गिरी थी, तो वो उसको उठाने चला गया। और उस लड़की ने बोला कि इन्हीं भैया की गलती थी। तो जैसे ही ये बोला लड़की ने, लड़का कहता मारो मुझे मारो, सब मारो, हाँ सारी गलती मेरी थी, मुझे मुझे मारो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मोरल डाउन कर दिया आपने छोरे का। ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला, ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे लोग आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, बदतमीज बोल दो, कुत्ता कभी ने जो बोलना है बोल दो, भाई साहब मत बोलो।
सुबह बोला था टाइम बहुत है, अभी बोल रहे हो टाइम नहीं है। अरे भाई दूसरे को बोला है, आपको नहीं बोला है, आप समझ ही नहीं रहे हो। जिसने स्टार्ट नहीं किया उसको नहीं करूंगा मैं। बात समझते नहीं हो यार, सुनते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को। मैं जिससे कह रहा हूं लड़के ने धक्का दे और क्या, मरो मेरी तरफ से। तो एक्सपेंसिव होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज मोर एक्सपेंसिव है, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करते रहेंगे, अगर हर एक चीज पे वो अलग अलग बंदा बिठाते रहेंगे तो हो गया उनका काम। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही खराब है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट्स, प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एक आदमी दूसरी को चेक करेगा तो प्रॉपर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए भी और लोग रखने पड़ेंगे। अब रहने दो बस, अब ज्यादा परेशान मत करो उसको, क्लास छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स होना चाहिए। इजी एंड क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स की क्विक और इजी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको लोग लगाने पड़ेंगे, इसके लिए भी लोग लगाने पड़ेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। हर एक चीज जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी यहाँ पे। और दो पॉइंट कौन से छूट गए, थर्ड और फोर्थ, नॉट एप्लीकेबल। थर्ड क्या है, मोनोटोनस फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए मोनोटोनस हो जाएगा, एक ही जैसा काम उनको करना है बार बार। ठीक है, और रिस्की फॉर द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए रिस्की है, अगर वो छोड़ देगा तो हो सकता है उसमें कुछ कमी भी निकल जाए। और मोनोटोनस हो जाएगा वर्कर्स के लिए, तो ये सारी कमियां हैं। ठीक है, मनी वेस्ट हो रही है, एक्सपेंसिव है, लोग ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और अगर ऑडिटर ये सब देख के छोड़ेगा तो, हाँ 6 एडवांटेज हैं, इधर 4 लिख रहे हैं, ये 3 4 बच गए कहीं पे, पता नहीं किधर लिख रहे हैं, तो उनको मैंने इधर से बता दिया आपको। 3 4 दिख नहीं रहे कहाँ लिख रहे हैं। 3 4 यही मोनोटोनस फॉर द वर्कर्स है, वर्कर्स के लिए एक जैसा काम हो जाएगा, एक जैसा काम उनको करना पड़ेगा। ठीक है, और 4 क्या है, रिस्क है ऑडिटर के लिए, इधर लिखे हुए हैं, उधर छुप गए थे, इधर लिखे हुए हैं। मोनोटोनस फॉर द वर्कर हो जाएगा, एक जैसा काम उनको करना पड़ेगा। रिस्की फॉर द ऑडिटर, अगर वो ये सब देख के छोड़ देगा और कमी निकल जाएगी तो उसको दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए रिस्की है। ठीक है, मोनोटोनस हो जाएगा वर्कर्स के लिए। डिसऑर्डर इन वर्क, अगर फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, ये तो अलग चीज है। हमारे 5 और 6 तो यही थे। अच्छा यही है, डिसऑर्डर ऑफ वर्क, if the system is not fully organized and if there is any failure in the system it creates disorder and confusion, hence chances of errors and frauds increase। फ्रॉड और एरर के चांस ये बोल रहे हैं कि अभी भी रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पीपल लगाने पड़ेंगे। बोरिंग हो जाएगा उनके लिए एक जैसा काम करना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और इश्यूज क्रिएट होंगे, सही बात है। ठीक है, तो डिसऑर्डर हो जाएगा वर्क में, इफ द सिस्टम इज नॉट फुली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफ देयर इज एनी फेलियर इन सिस्टम, अगर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, फेलियर है सिस्टम में, मतलब ये इंटरनल चेक तो फिर प्रॉपर ऐसा चलना चाहिए मक्खन की तरह, मतलब सारे लोग आपके काम करने चाहिए। अगर आपने उस तरीके से लगा दिया और एक भी लूप होल है बीच में, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, तो सिस्टम फेल हो जाएगा। सिस्टम फेल हो जाएगा तो फिर चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड बढ़ जाएंगे। चांसेस ऑफ कोल्यूजन, इंटरनल चेक में क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी को काम कर रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी काम को चेक कर रहा है, तो लड़ाई बढ़ जाएगी। हाँ तो क्या हो जाएगा कि लड़ाई भी बढ़ जाएगी, मेरा काम ये चेक कर रहा है, उसका काम वो चेक कर रहा है। ठीक है, और सब सेम लेवल के हैं, तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, तू कौन होता है भाई, तू कौन होता है, तू मेरे को बताने वाला कौन होता है, तो ऐसे करके कोल्यूजन बढ़ जाएगा। ये नुकसान है सब इसके, कोल्यूजन का खतरा बढ़ जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, ऑडिटर के लिए रिस्की है, डिसऑर्डर है, एक्सपेंसिव है, ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर विद रिगार्ड्स टू इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम में जब है कोई आ रहा है तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी। देखिए आपको कुछ समझ आ रहा है, आपके हिसाब से ऑडिटर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। ऑडिटर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए।
इंटरनल चेक में जब वो आता है तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, आपको विजिबल नहीं है शायद ये, अब दिख रहा है? अकाउंट को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, अपने लेवल पर प्रॉपर चेक करेगा रिस्क से बचने के लिए, बिल्कुल सही है। और क्या करेगा, क्या क्या एरर है वो सब देखेगा। टू ऑब्टेन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट देखेगा कि भाई जो जो इन्होंने लिखा हुआ है वो सबसे पहले प्राप्त करो, कि जो लिखा है सही लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ चेक इन ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ चेक यानी जो चेक सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो कैसा है। रिटर्न स्टेटमेंट मांगेगा, चेक पूछेगा कि चेक कैसा है, वीकनेस देखने के लिए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की वीकनेस देखेगा। टू मेक सजेशन टू इंप्रूव सिस्टम, सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए सजेशन देगा। टू एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द सिस्टम, किस एक्सटेंट तक आप इस सिस्टम पर रिलाई कर सकते हो ये भी बताएगा, ठीक है, किस हद तक आप इस सिस्टम पर रिलाई कर सकते हो ये बताएगा। तो चेक, इंटरनल चेक सिस्टम में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इंटरनल चेक सिस्टम के फायदे क्या हैं, इंटरनल चेक सिस्टम के नुकसान क्या हैं, सब देख लिया आपने। रिटर्न स्टेटमेंट मांगेगा, ठीक है, सिस्टम जो चेक करने वाला है उसको देखेगा क्या है क्या नहीं है, वीकनेस देखेगा, इंप्रूवमेंट्स बताएगा। टू एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, रिलायंस की मतलब कितनी हद तक आप इसे भरोसा कर सकते हो वो देखेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी पर्टिकुलर कैश को चेक करने का ऐसा कुछ हमारा वो नहीं है, पर्टिकुलर कैश को चेक करने का, पर्टिकुलर वेजेस को चेक करने का, वेजेस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, पर्टिकुलर चीज हमारे इतने काम की नहीं है। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन को कैसे चेक करना है, परचेज रिटर्न को कैसे चेक करना है, सेल्स को कैसे चेक करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को कैसे चेक करना है, सेल्स रिटर्न को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारे इतने काम का नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल दिखाई दे रहा है, इंटरनल कंट्रोल को देखो आप, मैं पानी लेके आता हूं। क्या है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या चीज है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों लेगा। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, जो अंदर का मैनेजमेंट है, बिल्कुल मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर कंट्रोल रख पा रहा है क्या, ठीक है, वो प्रॉपर कंट्रोल रख पा रहा है क्या। तो इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस क्या है देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट से, देन रिस्क असेसमेंट, देन कंट्रोल एक्टिविटीज एंड देन मॉनिटरिंग, क्लियर है। कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, देन रिस्क असेसमेंट होगा, देन कंट्रोल एक्टिविटीज होगी, देन मॉनिटरिंग होगी, और फिर वापस से मॉनिटरिंग से कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो ये चीजें इस तरीके से चलेंगी।
देखते हैं हम क्या है इंटरनल कंट्रोलिंग। तो इसका एक वाइड पर्सपेक्टिव है, वाइड कवरेज है इसकी। Wide coverage, which includes checks and controls exercise to ensure efficient and effective functioning of the business organization. In other words, it is a process implemented by the management to provide the following. तो मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोवाइड करे और रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करे, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बताया बिजनेस ऑपरेशंस की। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करे, ठीक है। तो लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाए बिजनेस ऑपरेशंस की, और प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग जो है प्रॉपर रखे। द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वास्ट, इट कंप्राइजेस बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एज वेल एज अकाउंटिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसकी? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसएपी 6 है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस 6, वो ये कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेफर्स टू द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स फाइनेंशियल अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के कंडक्ट में जितने भी लेवल आते हैं सबका उसको मैनेजमेंट रखना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सब आ गए इसमें। बिल्कुल, ओवरऑल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें इंटरनल चेक भी है, इंटरनल ऑडिट भी है, और भी जो भी तरीके हैं, जिस भी तरीके से कंट्रोल रख सकती है। अगर इंटरनल चेक के लिए आपके पास इतने लोग नहीं है, आप इंटरनल ऑडिटर आपके इतने अच्छे रखो, ठीक है। नहीं तो खुद आप देखो, जैसे राजा पहले निकल जाता था कि कपड़े पहन के दूसरे गरीबों की तरह। तो कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो जिससे आप चेक करो, लेकिन मुद्दे की बात यह कि आपको चेक करना है, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है कि आपको चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल डिजिटल कॉपी मिलेगी। इंटरनल कंट्रोल में भी इंटरनल पार्टी ही है। हाँ, इंटरनल ही हो रहा सब कुछ, स्पाई करना। हाँ बिल्कुल मिलेगी। इसको मेरे घर रख के क्या करूंगा मैं? आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल हम देखते हैं। डेफिनेशन इसकी देख रहे हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सारे इसमें आते हैं। फ्रॉम वेरियस डेफिनेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज। इंटरनल कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल और प्रैक्टिस पुट इन प्लेस बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के द्वारा होता है, वो सारा इसमें आएगा। कंट्रोल्स आर एस्टेब्लिश्ड ओवर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों में होता है। कंट्रोल्स टेक द फॉर्म्स लाइक इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक।
इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक दोनों आएगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आएगा, और वो सारे तरीके आएंगे जो कि मैनेजमेंट करता है। ठीक है, क्लियर है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस फॉर अचीविंग द प्रीसेट गोल्स। ठीक है, तो हर एक आदमी जो है प्रीसेट गोल्स जो है उनको करना चाहता है। अदर देन accomplishing the desired goal and objectives of the organization, this system plays a very important role in any organization. The main objective of internal control are as follows. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल के हमने देखे हैं क्या क्या है, ये सारे हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे हैं, तो 13 हैं, तो आप ही पढ़ लेना, देख लेना। 13 ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या है। स्किप नहीं कर सकते, खुद पढ़ना तो स्किप कर दो। वाह 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 वाह, मैंने बोला पढ़ लो तो स्किप कर दो, मेरे को वो उसकी याद आ गई। कौन सा न्यूज रीडर होता है, बोलता है तुम ही पढ़ लो यार, तुम ही देख लो। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल के? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो क्या क्या उद्देश्य पूरा करना चाहता है ये? वो एक आलसी सा न्यूज रीडर नहीं होता है, बोलता है तुम ही देख लो यार, कुछ तो हुआ ही होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, है ना? उद्देश्य, तो उद्देश्य इसका पहला क्या है? कंप्लायंस। कंप्लायंस। हम्म, हाँ वही आलसी न्यूज रिपोर्टर। तो देखो पहला क्या, कंप्लायंस। कंप्लायंस किससे करना है? लोअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से। तो लोअर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लायंस करने के लिए जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं, उनके साथ कंप्लायंस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, reliance, to increase the reliance on the internal system, accounting practice should be followed by the organization so that the chances of frauds are reduced.
तो इंटरनल कंट्रोल के लिए उसको क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग करनी चाहिए, टू सेफ गार्ड द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स, एम्प्लॉइज एंड असेट्स बाय फॉर्मेशन ऑफ फुल प्रूफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को सेफ गार्ड करने के लिए एम्प्लॉय और अकाउंट्स, एम्प्लॉय और जो असेट्स हैं उनको फुल प्रूफ पॉलिसी से सेफ गार्ड करना चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऐसा करने से। ठीक है। इवेल्युएशन, इवेल्युएट होगा अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए। इसके बाद रिव्यू एंड करेक्शन, अगर कोई गलती होगी रिव्यू और करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन हो पाएगा। इसके बाद है डेलीगेशन, टू प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ ड्यूटीज अमंग द एम्प्लॉइज वेयर ऑल स्टाफ मेंबर वर्क कोहेसिवली। डेलीगेशन करो, एक दूसरे को पावर बांटो, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ होगा। ठीक है। प्लानिंग एक्यूरेट हो जाएगी, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। सेफ गार्डिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी, एक ही बात है, रिसोर्स हो जाएगी। और क्या है, सेटिंग फ्यूचर कॉर्पोरेट गोल्स, फ्यूचर कॉर्पोरेट गोल्स को आप सेट कर पाओगे। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल क्या हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, वही जो पहले था, एरर एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट हो जाएंगी। टाइम सेविंग हो जाएगी ऑडिटर की, मिनिमम स्कोप होगा फॉर एरर एंड फ्रॉड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। ठीक है। कंप्लायंस, रिलायंस, सेफगार्डिंग, सिक्योरिटी इंक्रीज, इवोल्यूशन, रिव्यू, ऑथराइजेशन, सेफगार्डिंग। गुरुजी आपकी बात मान ली, अच्छा मेरी बात मान के खुद ही पढ़ लिया आपने, ओके थैंक यू। आप सब इतने अच्छे हो, बस लगता सिलेक्शन हो जाए आपका। पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट आप मेरी तरफ से डेयरी मिल्क खा लेना, बढ़िया वाली चॉकलेट खा लेना, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस रहेगा यहाँ पे। मार्क्स आपको चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट। तो इंटरनल कंट्रोल के एडवांटेज क्या है, डिटेक्शन हो जाएगा एरर्स का, टाइम सेविंग ऑडिटर के लिए, मिनिमम स्कोप फॉर एरर एंड फ्रॉड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सब कुछ सेम है, वहां पे 6 थे यहाँ पे 4 है, बस यही है, बाकी सब कुछ सेम है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स हो जाएगा जब इंटरनल कंट्रोल में सारा मामला है। उसके बाद क्या होगा, टाइम सेविंग हो जाएगी, जब खुद के लेवल पे निकाल लोगे, एक ऑडिटर चेक कर लेगा। ठीक है, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हो जाएंगी, मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा आगे। मिनिमम स्कोप फॉर एरर एंड फ्रॉड, जब आपकी टीम अच्छी रहेगी तो एरर एंड फ्रॉड का चांसेस नहीं रहेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखो कितना अच्छा फोटो बना रखा है इसने, अंकल जी एक बड़ा सा आला लेके इनको देख रहे हैं सारे एम्प्लॉय को। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, फैसिलिटेट फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एरर फ्री वर्क परफॉर्मेंस, ऑथेंटिसिटी, एंट्रीज, सब कुछ आपका जब सही चलेगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या होंगे, जो इंटरनल चेक के होंगे वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होंगे, देखिए भाई क्या होंगे डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज भी होंगे। फैमिली के पास नहीं होते हुए भी हैप्पी हैं जब से ओएसडब्ल्यू से जुड़े हैं, वाह वेरी गुड। ओएसडब्ल्यू आपको इतनी दूर से फैमिली का एहसास करा रहा है, जान के बहुत अच्छा लगा। और आप फैमिली से ना जुड़े हुए होते भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा है जान के। तो देखिए शानू आपको लड्डू खिला रही हैं और मैं बोल रहा हूँ चॉकलेट खा लेना। आपका अकाउंट नंबर दे देना, मैं चॉकलेट के ट्रांसफर कर दूंगा।
हम्म, आपका दिल बहुत खुश है। सारे ओएसडब्ल्यू स्टूडेंट्स को बहुत शुक्रिया बोल रही है भाई वर्षा। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेक इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव। अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वही मजबूत नहीं है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वही मजबूत नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? मोटिवेशनल शॉट डाला है आप लोगों के लिए, उसको देख लेना। दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार, कुछ भी चलता रहता है अपने। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर डेफिशिएंसी रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो इंटरनल कंट्रोल बेकार हो जाएगा। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरी लो लेवल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ड्यू टू मोर इंटरफेरेंस बाय ओनर्स एंड मैनेजमेंट। छोटे लेवल पे ये सब कुछ हो ही नहीं पाता क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं। ओनली एफएलटी होंगे कल, ठीक है, एफएलटी होंगे वही 10 बजे और 1 बजे जो होते हैं, 10 बजे एपीएफसी और 1 बजे ईओ वही होंगे। ठीक है, क्लास होगी कि नहीं होगी क्लास का बता देंगे आपको, बाकी और कुछ तो नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का हम देख रहे हैं कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर नॉर्मली फेल टू कीप अ चेक ऑन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पे ये चेक रखता है। कॉस्टली, कॉस्टली भी पड़ेगा, पहले भी था जैसे। एब्यूज ऑफ पावर, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है किसी भी कंट्रोल को। ठीक है, इसके बाद में कोलिजन ऑफ टू और मोर पीपल, कोलिजन भी हो सकता है, एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, वही जो पहले थी बात। ऑब्सोलेंस कंट्रोल सिस्टम, ये पुराना भी हो चुका है। ह्यूमन एरर भी आ सकती है इसमें। फ्रीक्वेंट फॉलोअप मेजर्स, फ्रीक्वेंट फॉलोअप मेजर्स भी जरूरत है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इंटरनल कंट्रोल के नुकसान देखे आपने, वही जो इंटरनल चेक के थे। लड़ाई हो सकती है, अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, कॉस्टली ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होंगे, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसके प्रिंसिपल क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के? देखिए, ठीक है, बिल्कुल मैनेजमेंट और ओनर में भी क्लेश हो सकता है, आपस में एम्प्लॉय में क्लेश हो सकता है, कहीं भी क्लेश हो सकता है, क्योंकि एक को ऑडिट करने की जिम्मेदारी आप दूसरे को दे रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के गुड होने का क्या 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 प्रिंसिपल होंगे इसके? वेल डिजाइंड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम आपका वेल डिजाइंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट पर्सनल,
इन एनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्सनल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पर्सनल जो रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं। व्हेन द एम्प्लॉइज आर कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट इन देयर असाइन्ड वर्क द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन बी वर्कड एंड ऑपरेटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो जब कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे मतलब लायक लोग होने चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या है, लायक लोग होने चाहिए कुल मिला के। तो जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में पर्सन जो होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वो कॉम्पिटेंट होंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा ये चीज। इसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग। जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो रिकॉर्ड कीपिंग से अलग रहेंगे, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। सेपरेशन ऑफ द कस्टडी ऑफ असेट्स फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जिसके पास है उसके पास सेफ कस्टडी नहीं होनी चाहिए। क्या रीजन है इसका, समझ में आ रहा है आपको, कि जिसके पास अकाउंटिंग है उसके पास असेट्स की कस्टडी नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होना चाहिए भाई, कि ये दोनों लोग, ये दोनों चीजें अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये दोनों लोगों के पास अलग अलग होना चाहिए। वही वही बात है, बिजनेस में से निकाल ले और अकाउंटिंग में से भी निकाल ले, दोनों जगह इस चीज को गायब कर दे। तो जिसके पास अथॉरिटी मतलब जिसके पास अकाउंटिंग है, अगर उसके पास ही असेट्स रहेंगी तो गायब कर देगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, मिसयूज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग 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 लोगों के पास होनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल के लिए। ठीक है, दोनों करता है काम तो वो क्या करेगा, बीच में गोलमाल कर देगा। सुपरविजन के लिए फिर लोग अलग होने चाहिए। साउंड प्रैक्टिस, साउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, sound practice of administration require that established procedure, policy and delegation of responsibility should be open to all employees of organization। सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए एक तरीके से ही काम होना चाहिए, जिससे डाउट और ये सब आपस में लड़ाई बड़े ये सब ना हो। साउंड प्रैक्टिस का मतलब है कि जो एक काम आप पहले से कर रहे हो करते रहो। इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए, ठीक है, इंटरनल ऑडिट की टीम आपको अलग से बनानी पड़ेगी, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। काइंड्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के काइंड्स क्या 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 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, एक हो सकता है डिटेक्टिव कंट्रोल और एक हो सकता है करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव रोकने वाला, डिटेक्टिव जांच करने वाला और करेक्टिव ठीक करने वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अकाउंटिंग की टाइम टेबल आपको अपडेट कर देंगे। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड्स ईच अदर। हाँ हाँ, उतना ही बस, सब मेन मेन पॉइंट नोट कर लिए, उतना ही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव और करेक्टिव को भी क्या होते हैं ये। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, प्रिवेंटिव कंट्रोल डिजाइन टू डिस्करेज एरर्स और इरेगुलेशन फ्रॉम अकरिंग। प्रिवेंटिव है, रोकने वाला है। आपने बाबा टेक केयर बोल दिया इतना बड़ा मैसेज लिख के और मैंने फिर चालू कर दिया। ठीक है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है, बेसिकली रोकने वाला है। रेगुलेटरीज को, इरेगुलेटरीज को होने से रोकने के लिए है। दे आर
प्रोएक्टिव कंट्रोल्स दैट हेल्प टू एंश्योर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मेट। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज का सेग्रीगेशन होना चाहिए। ड्यूटीज आर सेग्रीगेटेड अमंग डिफरेंट पीपल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर और इनअप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगा तो रिस्क ऑफ एरर कम हो जाएगा, सबके पास अलग अलग ड्यूटी रहेगी। अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, ये प्रिवेंटिव के लिए है। अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, हर चीज पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तो प्रिवेंटिव अपने आप होगा। सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, सिक्योरिटी ऑफ असेट्स क्या होगा? एक्सेस टू इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, सिक्योरिटी, कैश, अदर असेट्स इज रेस्ट्रिक्टेड, असेट्स आर पीरियडिकली काउंटेड एंड कंपेयर्ड टू अमाउंट शोन ऑन कंट्रोल रिकॉर्ड्स। तो सिक्योरिटी ऑफ असेट्स किस तरह से होगी कि आप सारा जो एक्सेस है वो एक को मत दो, अलग अलग हाथ में एक्सेस रहेगा, इन्वेंटरी का, सिक्योरिटीज का, जैसे आपको बताया जिसके पास अकाउंट है उसके पास बाकी नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से होगा। डिटेक्टिव कंट्रोल क्या होगा? दे आर डिजाइन टू फाइंड एरर्स, डिटेक्टिव है, एरर्स को फाइंड करने के लिए है। तो रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, डिटेक्टिव है, परफॉर्मेंस का रिव्यू करोगे आप। मैनेजमेंट कंपेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट परफॉर्मेंस टू बजट, फोरकास्ट, प्रायर पीरियड और अदर बेंचमार्क्स टू मेजर द एक्सटेंट टू विच गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। ठीक है, देखता है कहां पे क्या हो रहा है। इसके बाद आता है रिकंसाइलिएशन। तो एक एम्प्लॉय जो है वो डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा को रिकंसाइल करता है एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, फिजिकल इन्वेंटरीज, ऑडिट्स। ठीक है, तो ये सब काम रिकंसाइलेशन में करता है। करेक्टिव कंट्रोल, अभी डिटेक्टिव आपने देखा एरर निकालेगा, इसके पहले आपने क्या देखा? प्रिवेंटिव, रोकने की कोशिश करेगा। उसके लिए क्या किया आपने? अलग अलग ऑथराइजेशन, अलग अलग जगह ऑथराइजेशन करना पड़ेगा आपको, अलग अलग जगह आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो अपने आप प्रिवेंटिव हो जाएगा। और करेक्टिव में क्या होगा? करेक्टिव कंट्रोल टारगेट एट द करेक्शन ऑफ द एरर, ये करेक्शन ऑफ द एरर पे ध्यान देगा। यहां पर ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी? ऑडिटर्स ड्यूटी इन इवैल्यूएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जब इंटरनल कंट्रोल में आएगा बिल्कुल रिकंसिलिएशन बोर्ड की तरह काम करेगा। तो जब ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आएगा तो क्या करेगा? वो सिस्टम को समझेगा, रिलायबिलिटी देखेगा, वही इंटरनल चेक की तरह ही काम है। एडिक्वेसी को डिटरमाइन करेगा, रिव्यू और इवेल्यूशन करेगा। ठीक है, तो जो इंटरनल चेक वाला काम था वही ये करेगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नरेटिव रिकॉर्ड और मेमोरेंडम अप्रोच, इट इज ए कंप्लीट and exhaustive descriptive record of the system. It is appropriate in circumstances where a formal control system is lacking. एक फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम जहां पे लैक कर रहा है वहां पे आप इसको एवेल्यूएट करने के लिए चेक कर सकते हो। और मेमोरेंडम अप्रोच या फिर नरेटिव रिकॉर्ड अप्रोच, एक एक चीज चेक करना है आपको कि क्या क्या हो रहा है। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस, गैप्स इन द कंट्रोल सिस्टम आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई यूजिंग ए नरेटिव रिकॉर्ड। तो छोटे में नहीं पता लगा सकते, लेकिन बड़े में एक एक चीज को आप बारीकी से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसको नरेटिव रिकॉर्ड या मेमोरेंडम अप्रोच बोलते हैं। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप बनाओ कि भाई क्या क्या चीज मुझे चेक करनी है, उस तरीके से कर सकते हो। फ्लो चार्ट, जैसे चेकलिस्ट है वैसे फ्लो चार्ट बना लिया कि ये चीज यहां से आती है, यहां से जाती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, यहां से पता लग जाएगा आपको। ठीक है, फोर्थ क्या है? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, आपको किससे क्या पूछना है, ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। उन्हीं लोगों से पूछना है कि कहां से क्या होता है। जैसे हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि ये चीज कहां से कहां जाती है, ये चीज कहां से कहां जाती है, हमसे पूछते हैं और हमसे पूछने के आधार पर काम करते हैं। द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन अ मैनर दैट वुड फैसिलिटेट ऑब्टेनिंग फुल इन्फॉर्मेशन थ्रू आंसर इन यस और नो। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि यस और नो पूछ के भी पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल में। तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो तो टोटल सिस्टम है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट इसके सब सिस्टम है। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से है इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और ये इंटरनल कंट्रोल है पूरा, ये इसके दोनों पार्ट हैं। इंटरनल चेक भी इसी में आता है, इंटरनल ऑडिट भी इसी में आता है। या तो इंटरनल ऑडिट करवा लो, इंटरनल चेक करवा लो, दोनों करवा लो, जैसे भी करवा लो। ठीक है,
तो ये इनका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल का, ये आप देख ही चुके हैं, आपको पता तो है ही। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ऑडिटिंग का मामला ऐसा ही है, और स्टेटिस्टिक्स का भी कोई ज्यादा मामला बड़ा नहीं है, तो आपका सिलेबस लगभग खत्म है और आप एफएलटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। और कल से एफएलटी ही सिर्फ आएंगे, सेक्शनल नहीं आएंगे। और कल कौन सी क्लास होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी भी रिवीजन क्लास हो सकती है, मैथ्स और लेबर लॉ की रिवीजन क्लास हो सकती है, अगर होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे मैं नोटिफिकेशन पे डाल रहा हूँ सुबह से मेरी क्लास के लिए, उसी तरीके से डाल दूंगा। तो 4 घंटे और 7 घंटे और 7.5 घंटे तो आपको हो चुके हैं, अभी 1-2 घंटे की क्लास और हो सकती है। ठीक है, तो गुड बाय। देखिएगा यूट्यूब का मोटिवेशन और एमसीक्यू सेशन। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। वेलकम वेलकम।